हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आप सबके सामने एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के, जो आया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले, लगभग महीना डेढ़ महीना पहले ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज से रिलेटेड। उसमें उन्होंने क्या कहा था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके लिए वो फेलोशिप के बारे में कहा गया था कि उनको एक लिंक जनरेट करके दिया था। उस लिंक पे उनको अपनी कुछ एक डिटेल्स भरनी है। वो डिटेल उनकी पीएचडी से रिलेटेड, उनकी नेट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। फिर क्या करना था, उसके हिसाब से उन्होंने एक मेरिट लिस्ट जारी करनी थी और उसके हिसाब से जो फेलोशिप है वो अवार्ड करनी थी। इसमें 1000 स्लॉट होते हैं सारे पैन इंडिया, जिसमें से 750 जो है वो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और 250 जो है वो साइंसेज के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसी के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अभी इससे रिलेटेड पिछले कल ही इन्होंने एक और नोटिस अपनी इस पे साइट पे जो है वो अपलोड किया। उसमें डिटेल्ड गाइडलाइन जो है पब्लिश की है MANF से रिलेटेड। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो गाइडलाइंस हैं वो अपडेट हो चुकी हैं और वो अपडेटेड गाइडलाइंस कल ही इन्होंने अपनी साइट पे जो है वो पोस्ट की हैं। तो उसी नोटिस को आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। जो गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या नई गाइडलाइंस आई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, कितना उसमें पेमेंट अमाउंट रहेगा, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा उसको अवार्ड को जो है अचीव करने का, उसको लेने का, और किस तरह से वो वर्कआउट करेगा, वो सारी गाइडलाइंस, और किस तरह से आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। वीडियो को अंत तक देखें, हर एक गाइडलाइन को ध्यान से समझें ताकि आप जो है इसका बेनिफिट ले सकें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और इसके हिसाब से तैयारी कर ले। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो लिस्ट ऑफ गाइडलाइन जो इशू किया है हमारे जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने पिछले कल ही अपडेट किया है। और ये लेटेस्ट गाइडलाइन है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। गाइडलाइंस फॉर द स्कीम ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2019-20 अपडेटेड इन जुलाई 2020। मतलब जुलाई 2020 में ये गाइडलाइन जो है वो अपडेट की है। हालांकि इससे पहले भी फॉलो होती थी, लेकिन इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस किए गए हैं। तो इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। चर्चा का मुद्दा यही है कि आज क्या इसमें नया आया है और किस तरह से ये वर्कआउट करेगी स्कीम। तो इसमें पूरा इंडेक्स इन्होंने दिया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ डील करना है कि वो कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे सिख है, मोहम्मडन्स है, पारसी है, इस तरह से, तो उनके लिए ये फेलोशिप स्पेशली है। और उनको फाइनेंशियल एड उनकी एजुकेशन में करने के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो अपना एमफिल और अपना डॉक्टरल कर रहे हैं परसू किसी भी इंस्टीट्यूशन से थ्रू आउट इंडिया, उनको ये फेलोशिप जो है अवेल कर सकते हैं वो लोग और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो फेलोशिप है इसका स्कोप एमफिल और पीएचडी में है, वहाँ पे जो है ये मिलेगी जो कैंडिडेट एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले रखी होगी जिसने, और जो परसू कर रहा होगा। दूसरा, इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो यूजीसी है और ज्वाइंट CSIR है। मतलब जो हमारे 750 स्लॉट हैं वो यूजीसी उनको फिलअप करेगा और उनको यूजीसी प्रोवाइड करवाएगा फंड। जो सोशल साइंसेज के और साइंसेज के जो हैं उनको जो है वो CSIR जो है वो प्रोवाइड करवाएगा फंड, और वो 250 स्लॉट होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन इसमें यह है कि वो कैंडिडेट जिसको फेलोशिप मिलेगी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। जैसे या तो वो बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो और पारसी हो। और दूसरी बात कि प्रायर क्लियरेंस ऑफ यूजीसी नेट और ज्वाइंट CSIR नेट एग्जामिनेशन विल बी प्री रिक्वेस्टिव फॉर अवार्ड ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फॉर एमफिल एंड पीएचडी। कि उसका जो ये यूजीसी नेट या CSIR यूजीसी नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे स्क्रूटनी होगी फिर बाद में, और तब जाकर के अवार्ड होगी फेलोशिप। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी है इसके लिए एज की हो, चाहे जो भी हमारी यूजीसी नेट की हो, CISR नेट की हो, तो जो
उसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए, जैसे मास्टर्स उसने कर रखी हो, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इस तरह से, और उसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो एज़ पर द यूजीसी नेट और CSIR नेट जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी बात, उसका जो एडमिशन होना चाहिए वो PhD में होना चाहिए, इसलिए उसको जो है वो फेलोशिप अवार्ड होगी। अगर वो PhD में एडमिशन नहीं है लेकिन उसका नेट क्वालिफाइड है तो पहले प्रेफरेंस जो है वो PhD में एडमिशन और एनरोल हो चुका है कैंडिडेट और MPhil में एनरोल हो चुका है उनको दी जाएगी, और उन कैंडिडेट को अवार्ड होने के विद इन 3 मंथ जो है ये जो फेलोशिप है इसको अटैच करना होगा अपनी PhD के साथ, या इसको जो है अवेल करना होगा विद इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर। और अवार्ड लेटर जो होगा वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ही उसमें वो अवार्ड लेटर की डेट मानी जाएगी। इसके अलावा क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जो कि PhD में एडमिशन ले रखी है जिन्होंने, उसके अलावा अगर कुछ बच जाते हैं, मान लीजिए 1000 एप्लीकेशन आया जिसमें से 750 ही ऐसे हैं जिन्होंने PhD में एडमिशन ले रखा है, तो उसके बाद फर्दर प्रेफरेंस दी जाएगी जो नॉन PhD हैं जिन्होंने अभी PhD परस्यू करना है और जो नेट क्वालिफाइड हैं उनको प्रेफरेंस उसके बाद जो है वो मिलेगी। और इसके बाद जो एक और इसमें आता है कि एक कंडीशन एलिजिबिलिटी की कि ये एक ही बार लाइफ में आपको फेलोशिप मिलेगी और इसको आप एक ही टाइम अवेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर फेलोशिप के दौरान अगर कोई स्कॉलर अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है रिसर्च वर्क तो उसको जो है एक्सटेंशन नहीं मिलेगी फेलोशिप के लिए। वेदर वो PhD में अपना जो है वो ले सकता है एडमिशन, लेकिन उसमें PhD का काम उसमें एक्सटेंशन के थ्रू कर सकता है, लेकिन अगर बात करें उसकी फेलोशिप की तो वो एक्सटेंड नहीं होगी, वो 5 साल तक ही मैक्सिमम होगी। और इसके अलावा ये जो है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं भी काम कर रहा है उसको ये बेनिफिट नहीं देगी। ये अवार्ड तो की जा सकती है लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने पहले आपको बताया सिलेक्शन की और स्लॉट्स की कि 1000 टोटल स्लॉट हैं थ्रू आउट इंडिया, जिनमें 750 जो हैं वो सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हैं और 250 जो हैं वो बिलोंग करते हैं आपके इससे साइंसेज से, प्योर साइंसेज से। और नेट 2 बार होता है एक साल में, तो 500 सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम ईच नेट, कि 500 जैसे जून और दिसंबर में 2 बार होता है एक साल में, तो 500 जून वाले में से लिए जाएंगे और 500 जो है वो दिसंबर वाले नेट के थ्रू लिए जाएंगे, मतलब 1000 टोटल स्लॉट इस तरह से फिल किए जाएंगे। इसके बाद बोला है कि जो पूरी फेलोशिप है मतलब 1000 स्लॉट में से 30% स्लॉट जो हैं वो स्पेशल वुमेन्स के लिए हैं, जो वुमेन्स माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और MPhil PhD में एडमिशन ले रखा है या लेने वाली है, तो 30% वुमेन्स के लिए वो रिजर्व्ड हैं फेलोशिप की सीट स्लॉट्स। और अगर बात करें, मान लीजिए 70% या 30% वुमेन नहीं मिलती है, 25% वुमेन ही मिलती हैं और वही अप्लाई करती हैं, तो जो 5% सीट बच जाएगी उसको मेल कैंडिडेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो UGC के नॉर्म्स के हिसाब से ही चलेगी, और जो कम्युनिटी वाइज सिलेक्शन है स्कॉलर्स की वो प्रो राटा के बेसिस पे होगी कि किस कम्युनिटी से कितनी सीट्स फिलअप करनी है, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई होंगी और एलिजिबल होंगी उसके हिसाब से प्रो राटा के हिसाब से जो है वो अलॉटमेंट की जाएगी। और इसके बाद अगर अनयूटिलाइज्ड फेलोशिप है, जैसे मान लीजिए आपको अवार्ड लेटर इशू कर दिया और आपने उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन नहीं लिया, तो वो जो फेलोशिप है उसको फर्दर दूसरी बार जो है किसी और की यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, किसी और कैंडिडेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब बात आती है ड्यूरेशन की। MPhil अगर कोई कैंडिडेट कर रहा है उसको फेलोशिप अवार्ड होती है तो 2 साल के लिए मिलेगी, इसमें सिर्फ JRF ही काउंट होगा, वो SRF नहीं होगा। PhD अगर 5 साल की कर रहा है तो 2 साल का JRF मिलेगा और 3 साल का जो है आगे का SRF मिलेगा उसको। और अगर PhD और MPhil इंटीग्रेटेड कर रहा है इकट्ठा तो 2 साल का JRF रहेगा उसका और 3 साल का फर्दर PhD में वो MPhil रहेगा उसका। अब थोड़ा सा इसमें हम बात कर लें अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स की, तो कितना इसमें पैसा मिलता है जी। इसमें फेलोशिप का अमाउंट जो है वो 31,000 JRF कर दिया है, और जो साइंसेज की फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए 35,000 जो है वो इसमें रखा गया है SRF। अब बात करते हैं इसकी कंटिजेंसी की, तो 10,000 कंटिजेंसी है इसकी और 20,500 जो है इसकी रिमेनिंग टेन्योर के लिए, मतलब जब SRF हो जाएगा तब इसकी कंटिजेंसी होगी, और 20,500।
और अगर साइंस और की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो 12,000 दो साल के लिए और 25,000 अगले 3 साल के लिए रहेगी। इसके अलावा एस्कॉर्ट रीडर असिस्टेंस, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उसके लिए 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा रीडर के लिए और उसकी हेल्पर्स के लिए। एचआरए का जो रहेगा इसमें प्लान, वो एचआरए का प्लान इसमें रहेगा कि एज पर द सिटीज जो भी आपकी रहेगी उस हिसाब से आपको एचआरए जो मिलेगा 8%, 16%, 24% के हिसाब से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। इसको जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है वो यूजीसी रहेगी और CSIR नेट JRF जो है इसमें CISR जो है इसमें रहेगी साइंसेज वालों की फील्ड के लिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसमें बता रखा है 2% रेट और 3% रेट। ये कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बेहतर अगर हम बात करें इसके फेलोशिप की तो मेन जो चीज़ थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह से स्लॉट्स फिलअप होंगे, किस तरह से अमाउंट मिलेगा, वो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें कैनरा बैंक का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पे जो है वो अकाउंट बनेगा कैंडिडेट का। अब ये यूनिवर्सिटी के एंड पे सारा काम होता है और यूनिवर्सिटी इसको करती है। जब आप PhD की एडमिशन लेंगे इसके थ्रू ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन, और इसके अलावा अगर आप PhD कर रहे हैं तो इसको अटैच करवा सकते हैं। जैसे ही आपको अवार्ड लेटर इशू होगा तो ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सिटी है उसको ये सूचना मिल जाती है कि इस कैंडिडेट को ये अवार्ड इशू हुआ है, और आपके पास अगर आता है तो आप इसको जो है वो UGC की साइट से और कैनरा बैंक स्कॉलरशिप की साइट से जो है वो वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वहीं से सारा यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट होगा और आप इस फेलोशिप को जो है वो अवेल करवा सकते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन करवाने के साथ। लेकिन अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, मिसबिहेव करता है, चीटिंग करता है, करप्ट प्रैक्टिसेस करता है तो ये फेलोशिप जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो ये थी जी गाइडलाइंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अगर आपकी कोई क्वेरी होती है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।